हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में मैं लाली वर्मा आप सभी 11वीं कक्षा के होनहार विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रिय बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हर विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक फ्री एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठाइए। आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1, जी हाँ, कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ शुरू कर दिया है, जिसका नाम है आंखों देखा गदर। आशा करती हूं आपने पहला वीडियो जरूर देख लिया है, जिसमें व्याख्या से आप भली भांति परिचित हो गए हैं कि आंखों देखा गदर क्या था, कैसी भयंकरता, भीषणता और विध्वंसता का वर्णन वहां है। अब हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्न उत्तर, तो आपको बने रहना है मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि प्रश्न उत्तर बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कभी परीक्षाएं होती हैं और हम सारे प्रश्न उत्तरों को बड़े ध्यान से सुनकर समझ लेंगे तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ के 7 से है। अंग्रेजों को किले को समझने में कितने दिन लगे, फिर उन्होंने क्या किया। अब बात हो रही है झांसी के किले की। अंग्रेजों की सेना हजारों में थी। सेना, सामान, बंदोबस्त, अर्थ, धर्म, सब कुछ, मतलब धर्म तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ, उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं पूरी तरह से लैस थे वे। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि किले की घेराबंदी कैसे की जाए, कहां से गोला बारूद उड़ाया जाए ताकि वहां के उस किले को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन समझने में ही उन्हें काफी दिन लग गए। कितने दिन लगे? झांसी का किला बड़ा मजबूत और सुरक्षित था। बाहरी लोगों के लिए उस पर कब्जा जमाना मुश्किल था। अंग्रेजों ने जब उस पर चढ़ाई की तो वे मोर्चा बांधने में पहले 2 दिन विफल रहे, क्योंकि जो झांसी का किला था वो बहुत बड़ा भी था और बहुत मजबूत भी था। इतना मजबूत कि शायद हर किसी को देखना, सुनना या समझना या उसको नुकसान पहुंचाना तो असंभव ही था। अंग्रेजों ने जब उस पर चढ़ाई की तो वे मोर्चा बांधने में पहले 2 दिन तो विफल रहे। विफल का मतलब समझते ही हो, असफल। तीसरे दिन फिर वे मौके को समझे कि अच्छा ऐसा है, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस तरह से यहां से आक्रमण किया जा सकता है। जब अंग्रेजों को झांसी के किले पर चढ़ाई हेतु मौके समझ आ गए, तब उन्होंने रात होने पर सभी ठिकाने साधकर मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते ही किले के पश्चिम बाजू पर गरनाली तोपों से वार किया। तीसरे दिन आकर, पहले दूसरे में तो समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है। अब सोचो वो किला कितना विशाल होगा, कितनी कारीगरी के साथ उसका निर्माण किया गया होगा कि इतने लोगों को एक साथ मिलकर समझने में भी मुश्किल हुई। तीसरे दिन उन्होंने उस किले को समझा, जाना और फिर पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोपों से उन्होंने वार किया। मतलब पश्चिमी, चारों तरफ देखा, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अच्छा पश्चिमी तरफ से हमला किया जा सकता है। अब आया है लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई थी बाई साहब को निराशा, बताइए। जिसने व्याख्या वाला वीडियो देखा है वो संभवतः बताएंगे कि लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई थी। क्या जब हुई थी जब एक व्यक्ति ने आकर उनको खबर दी थी कि अब उनका 2.5 लाख का गोला बारूद बर्बाद हो गया है, शायद अंग्रेज जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया था, तब उनको निराशा हुई थी क्या? या फिर देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक अद्भुत वीरांगना थी। वे बड़े साहस और धैर्य पूर्वक किले पर कब्जा जमाने आए अंग्रेजों के मोर्चों को विफल कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज रात में ही मोर्चे बांधकर शहर पर गरनाली तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए हैं, तब उन्हें पहली बार निराशा हुई कि अब क्या होगा। शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगे। अरे भाई, आम जनता को तो कष्ट होना ही है।
कैसे? जब शहर में गोले पड़ने लगे तो आम जनता पूरी तरह से यहां वहां भागने लगी। क्या होगा, चीत्कार मचने लगी। अपनी जान बचाने के चक्कर में वेश बदल कर लोग यहां वहां भागने लगे। कुछ अपने बीबी बच्चों और कुछ जो भी आवश्यक सामग्री है उसको लेकर झांसी से रवाना भी हो गए। ऐसे लोग भी थे, कुछ डटे हुए थे कि कुछ भी हो जाए हम रानी साहिबा का साथ देंगे। लेकिन गोले पड़ने से शहर में जैसे खलबली सी मच गई और उथल पुथल मच गई। जब अंग्रेजों की ओर से झांसी शहर में गोले पड़ने लगे तब वहां की जनता को भयंकर परेशानियां होने लगी, भयंकर परेशानियां। गोला जहां भी गिरता वहां 150 आदमियों को घायल कर देता और 10-5 को तो मौत के मुंह में ही सुला देता था। क्योंकि भयंकर गोला, इतना भयंकर गोला कि अब क्या किया जाए, ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। गोला जहां भी गिरता 50 आदमियों को घायल कर देता और 10-5 को तो मौत के मुंह में ही सुला देता। गोला यदि घर पर गिरता तो वह घर जलकर राख हो जाता था तथा उसके धक्के से आसपास के छोटे छोटे घर भी गिर जाते थे। गोलों के गिरने से जहां तहां आग लग जाती थी। इस प्रकार सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। कोई कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। आखिर क्या होगा, इसका परिणाम चारों तरफ हाहाकार चीत्कार मची हुई थी। लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि कैसे सामना किया जाए। देखते हैं आगे। अगला है 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ। रात के समय तोपें क्यों चालू की गईं? सूर्यास्त के बाद क्या हुआ और फिर रात के समय तोपें क्यों चालू की? 7वां दिन आ गया है तो बेटा लगातार 6 दिन के युद्ध के बाद, 6 दिन की लड़ाई के बाद अंग्रेज बौखला रहे थे। सोच रहे थे ये क्या हो क्या। और भाई साहब बड़ी सूझबूझ से अपने जो हुनरबाज थे या जो गोलंदाज थे उनको, कारीगरों को बड़े अच्छे से तैनात करती जा रही थी। लड़ाई के दौरान 7वें दिन सूर्यास्त के बाद झांसी की तरफ से पश्चिमी मोर्चे की तोप बंद हो गई क्योंकि शत्रुओं के वार के आगे वहां कोई गोलंदाज टिक नहीं पाया। खतरनाक तरीके से वार हो रहे थे, वार पे वार किए जा रहे थे। इस प्रकार शत्रुओं द्वारा जब झांसी के किले का वह मोर्चा भी तोड़ डाला गया तो उसके प्रतिकार और अपने बचाव में रातों रात कुशल कारीगरों द्वारा बुर्ज पर मोर्चा बांधकर तोपें चालू कर दी गईं ताकि असावधान अंग्रेज सैनिकों को मार भगाया जा सके। सिपाहियों को जब लगा कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी तो उन्होंने क्या किया, देखिए। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने यह जानते समझते हुए भी कि अब हमारी हार होने वाली है और झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी, अपनी हिम्मत ना हारी। वे सच्चे शूरवीर की तरह और भी धूने चौगने उत्साह एवं वेग से उनका मुकाबला करने को तैयार हो गए। ऐसी शूरवीरता हिंदुस्तानियों में ही देखी जा सकती है। सोचो यदि कोई आम व्यक्ति होता तो इस प्रश्न के बाद क्या उत्तर मिल सकता था। देखो लिखा है बेटा, सिपाहियों को जब लगा कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी तो उन्होंने क्या किया। कुछ लोग होते, अरे आप ही, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं, आप हमें बस अपनी शरण में रख लीजिए, ऐसा कर सकते थे। लेकिन झांसी के जो सैनिक थे उन्होंने और अपनी दूनी चौगनी ताकत के साथ जान हथेली पर रखकर युद्ध लड़ा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए अंग्रेजों को तो जीतने नहीं देंगे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जानते समझते हुए भी कि अब हमारी हार होने वाली है, ऐसे में हर एक योद्धा का हौसला पस्त हो जाता है। वहीं हिंदुस्तानियों ने अपने हौसले को और बुलंद किया और झांसी अंग्रेजों को हाथ लग जाएगी तो अपनी हिम्मत ना हारी,
सच्चे शूरवीर की तरह और भी दूने चौगने उत्साह से वेग से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। बाई साहब ने सरदारों से क्या कहा? बाई साहब के कहने का सरदारों पर क्या असर पड़ा? बाई साहब ने सरदारों से क्या कहा? बाई साहब के कहने का सरदारों पर क्या असर पड़ा? अब चारों तरफ से जब अंग्रेज गोला बारूद बरसा रहे थे, चारों तरफ से उन पर आक्रमण हो रहे थे, कहीं मतलब पूरी तरह से झांसी में एकदम खलबली मच गई, सब जैसे निराश हो गए। ऐसे में बाई साहब ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर आए संकट और अपनी हार देख सब सरदारों को इकट्ठा कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक झांसी अपने बल पर ही लड़ी है, क्योंकि जो सेना और फौज तात्या टोपे साथ लेकर आए थे वो सेना उल्टे मुंह भाग गई, उल्टे पांव भाग गई, तात्या टोपे भी भाग गए। ऐसे में अब क्या करे बेचारी झांसी? फिर भी उन्होंने अपने हौसले को जीवित रखते हुए लोगों को हौसला दिया, साथ ही साथ मनोबल बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब तक झांसी अपने ही बल पर लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। इसे पेशवा अथवा किसी दूसरे के बल की कोई दरकार नहीं। झांसी अपने बल पर लड़ी है और झांसी अपने बल पर ही लड़ेगी। हमें किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसी पेशवा की कोई दरकार नहीं है। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने सभी जो जांबाज सिपाही थे उनका हौसला बढ़ाया। बाई साहब के ऐसा कहने का सभी सरदारों पर अनुकूल असर पड़ा। वे सभी ओज एवं तेज से भर गए और मोर्चे बंदे के लिए कठिन से कठिनतम परिश्रम करने लगे। उनकी रगों में जोश दौड़ आया और उन्होंने कहा, हम झांसी को अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने देंगे। ये सब होती है कुशल नेतृत्वकर्ता के लक्षण। 10वें दिन की लड़ाई का क्या महत्व था? 10वें दिन की लड़ाई का वर्णन संक्षेप में करें। अब 10वें दिन तक हम पहुंच गए हैं। अब देखो, झांसी के किलों को जीतने के लिए अंग्रेजों और झांसी के बीच जारी युद्ध का 10वां दिन बेहद महत्वपूर्ण था। इस युद्ध पर झांसी का भविष्य निर्धारित होने वाला था, क्योंकि इधर झांसी की मदद हेतु तात्या टोपे 15,000 फौजें लेकर पहुंच चुके थे और उधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौजों के साथ आधमका था। इस प्रकार उस दिन की लड़ाई एक तरह से निर्णायक लड़ाई समझी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ, संभवतः अब युद्ध किसी नतीजे पर पहुंच रहा है। उस दिन बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर के सिपाही जी जान लगाकर लड़ रहे थे। आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। बिगुल, नरसिंहों, तोपों इत्यादि से सारा वातावरण थर्रा रहा था। चारों तरफ मार काट और चीख पुकार मची थी, किंतु इस लड़ाई में धीरे धीरे तात्या टोपे एवं झांसी की रानी पिछड़ने लगी और अंग्रेज फौज भारी पड़ी। भेदिये ने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी? लक्ष्मीबाई पर इस खबर का क्या प्रभाव पड़ा? भेदिये ने आकर तो ऐसी सूचना दी जिससे रानी लक्ष्मीबाई को बड़ा अच्छा लगा। क्या कहा था उस भेदिये ने, याद है? कि बाई साहब, अंग्रेजों का जो इतना धन अर्थ साथ में था ना, 2-2.5 लाख का गोला बारूद उनका बर्बाद हो चुका है। लगता है अब अंग्रेज उल्टे पांव लौटने वाले हैं। रानी ने जब ये खबर सुनी, उन्हें लगा कि ये तो बड़ी अच्छी खबर है। उस दिन वो बड़े चैन से गहरी नींद में सो गई। लेकिन यकायक अचानक क्या देखती हैं कि अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। वो पूरी तरह से विस्मित थी, हतप्रभ थी कि अब क्या करें।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी से लगातार पिछले 11 दिनों से लड़ रही थी। उस रात जब बाई साहब रात को रोजाना की तरह शहर के और किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी, तभी एक भेदिये ने आकर यह खबर दी। क्या दी? कि अंग्रेजी फौजी को इतनी मशक्कत के बाद भी अपनी जय मिलती नहीं दिखाई दे रही है। और लगता था ये चाल थी और उनका गोला बारूद भी अब समाप्त प्राय हो गया। ऐसा आकर एक भेदी ने खबर दिया, सूचना दी। इसलिए कल पहर भर लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। देखो जरा, ये जो सूचना थी वो किसी भेदी द्वारा दी गई थी और वो भेदी अंग्रेजों से जा मिला था, जबकि रानी का विश्वसनीय था। तभी तो रानी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। लेकिन बेटा, वो कहते हैं ना कि जिस पर अधिक भरोसा करो धोखा भी वही देता है। किस पर भरोसा करें? तभी तो कहा गया है कि अपनी परछाई पर भी भरोसा मत कीजिए, अंधेरे में भी तो वो भी हमारा साथ छोड़ देती है। जब भेदी ने अंग्रेजी फौजी को इतनी मशक्कत के बाद भी अपनी जय मिलती नजर नहीं दिखाई दे रही और उसका गोला बारूद भी अब समाप्त प्राय हो गया, इसलिए कल पहर भर लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा, ये सूचना दी। भेदिये की उक्त खबर सुनकर बाई साहब को बहुत राहत मिली और असीम आनंद मिला कि चलो, बड़ी अच्छी खबर है, ये तो अच्छी सूचना मिली है। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा तथा उनमें नई शक्ति और साहस का संचार हुआ। विलायती बहादुर कौन थे? पाठ में वर्णित उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। अब विलायती बहादुर कौन थे? विलायती बहादुर मुसलमान थे जो झांसी में कई महीनों से नौकरी कर रहे थे, हजारों की संख्या में थे। ऐसे में जब सैनिक मारे जा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब सैनिकों की और आवश्यकता पड़ेगी, तो रानी ने बड़ी सूझबूझ से उन्हीं विलायतियों को सेना में भर्ती किया, उनको आश्वस्त किया, उनका मनोबल बढ़ाया। देखिए, और उनकी भूमिका इतनी दमदार रही कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ परछाई बनकर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ जो 1500 मुसलमान बहुत दिनों से नौकर थे। कितने थे बेटा? 1500, ठीक है, 1500 मुसलमान थे। उन्हें ही विलायती बहादुर कहा गया है। किनको? जो 1500 मुसलमान थे जो झांसी में लगभग कई दिनों से नौकरी कर रहे थे, उन्हें ही विलायती बहादुर कहा गया है। अंग्रेजों के साथ युद्ध में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे सब के सब विलायती बहादुर सचमुच बड़े बहादुर थे। जब जब झांसी पर विपत्ति आई, इन विलायती बहादुरों ने अपनी जान की बाजी लगाई और लक्ष्मीबाई की तरफ से युद्ध लड़ा। लक्ष्मीबाई की तरफ से ब्रिटिश फौजों को छठी का दूध पिलाया। शत्रुओं से घिरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बाहर निकालने में उनकी भूमिका सर्वथा सराहनीय है। लगभग 1500 विलायती मुसलमान थे जो झांसी में कई महीनों से नौकर थे। ऐसे में उन्होंने अंग्रेजों के साथ पूरी दमखम से लड़ा और रानी लक्ष्मीबाई का साथ परछाई की तरह दिया, और ऐसा साथ दिया कि उनका ये जो कार्य है या योगदान है वो सराहनीय रहा और युगों युगों तक इसकी प्रशंसा की जाएगी, सराहना की जाएगी। लक्ष्मीबाई को वृद्ध सरदार ने किन किन अवसरों पर सलाह दी, इसके क्या परिणाम हुए? बेटा, ये वृद्ध सरदार जो हैं, इनकी भूमिका बहुत अच्छी है और इनके माध्यम से मैं आपको पुनः एक और बात कहना चाहूंगी
कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए ध्यान से। ऐसा नहीं कि अरे अब आप क्या जाने, नया जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, हम सब कर सकते हैं। ऐसा भूल कर भी मत कहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों के पास वो संपत्ति है जो हमारे पास अभी नहीं है, अनुभव की संपत्ति। अनुभव की संपत्ति के सहारे वो युद्ध तक जीता जा सकता है जिसमें पूरी तरह से ये यकीन कर लिया जाए कि युद्ध में हार हो जाएगी। लेकिन जब अनुभव के साथ योजना के तहत कोई कार्य किया जाता है तो हारी हुई बाजी को भी जीता जा सकता है। तो जो लक्ष्मीबाई को वृद्ध सरदार ने कौन से समय सलाह दी? प्रस्तुत पाठ आंखों देखा गदर में वृद्ध सरदार जो अवसरों पर लक्ष्मीबाई को सलाह देता था और दोनों ही बार उसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। वही बात बेटा कि जब हम बड़ों की सलाह मानते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होता है। तो प्रस्तुत पाठ आंखों देखा गदर में वृद्ध सरदार 2 अवसरों पर लक्ष्मीबाई को सलाह देते हैं और दोनों ही बार उनके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। जब 75 वर्ष का वह वृद्ध सरदार देखता है कि गोरे लोग विलायती बहादुरों की मार से घबरा कर भाग गए हैं। कैसे भाग गए? गोरे लोग विलायती बहादुरों के बारे में अभी हमने पढ़ लिया ना, कौन थे वो? विलायती बहादुर घबरा कर विलायती बहादुरों की मार से गोरे लोग भाग गए हैं तथा छुप छुप कर वार करने लगे हैं और बाई साहब बढ़ती ही जा रही हैं। तो उसने समझाया कि इस समय आगे जाकर गोलियों का शिकार होना बेकार है। सैकड़ों गोरे अंदर घुस गए हैं और इमारतों की आड़ से गोलियां चला रहे हैं, इसलिए इस समय मुफ्त में जान गंवाने से अच्छा है कि आप किले में जाकर दरवाजा बंद करके सुरक्षित हो जाएं, चैन की सांस लें और अच्छे से सोचें, फिर कोई उपाय सोचें। बाई साहब उसकी बात मानकर वापस आ गए। दूसरी बार जब बाई साहब अंग्रेजी फौजों के वार से झांसी की बर्बादी और लोगों की त्रासदी को देखते हुए जब अत्यंत खिन्न एवं उदास मन से लोगों के महल के बाहर चले जाने और स्वयं को महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर जल मरने की बात कहती हैं, तो वह अनुभवी वृद्ध सरदार बड़ी समयोचित सलाह सुझाता है। एक बार जब अंग्रेजी सेना विलायती सरदारों पर और रानी लक्ष्मीबाई पर गोले बारूद दागता जा रहा था, ऐसे में वृद्ध सरदार ने सुझाव दिया कि आप ऐसे व्यर्थ ही गोलियों का शिकार ना हो, सुरक्षित चले जाएं। तब उन्होंने बात मानी और किले में चली गई। दूसरी बार जब रानी साहिबा ने देखा कि अंग्रेजी सैनिक बड़े ही खतरनाक तरीके से गोला बारूद दाग रहे हैं और झांसी के लोग पूरी तरह डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। तब वृद्ध सरदार ने फिर सलाह दी कि समझाया कि महारानी आपको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, आत्महत्या करना बड़ा पाप है, इससे तो बहुत अच्छा है कि आदमी युद्ध करता हुआ स्वर्ग जीतने का उद्यम करे। इसलिए आपको इस समय धैर्य एवं गंभीरता पूर्वक इस कठिन स्थिति से उबरने का रास्ता निकालना चाहिए। इस वृद्ध सरदार के प्रबोधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई को बहुत कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुई, उनकी निराशा दूर हुई तथा उनमें आशा एवं ओज का संचार भी हुआ। तो दोनों ही बार वृद्ध सरदार की बात मानकर उन्हें अच्छा लगा और सबके हित में कार्य हुआ। अगला प्रश्न आया है, शहर की दीवार पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी युक्ति सोची? क्या सोचा उन्होंने कि शहर की दीवार पर कैसे चढ़ा जाए? देखो, झांसी के शहर की दीवार पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने यह उपाय किया कि हजारों मजदूरों के सिर पर घास के हजारों गट्ठर रखे। पहले हजारों मजदूरों को ले आए, उनके ऊपर सिर के ऊपर गट्ठर रखे, दीवार के पास चले आए, वहां मजदूरों ने घास के गट्ठरों को एक पर एक रखकर उनकी सीढ़ी बना दी। इस प्रकार घास के गट्ठरों की बनी सीढ़ी के सहारे अंग्रेज
शहर की दीवार पर चढ़कर उस पार से इस पार चले आए, मतलब किले के भीतर। गोरे लोग मासी शहर में घुसकर क्या करने लगे, कैसे घुसे थे वे, क्या करने लगे थे फिर? अपने प्राण बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, अब देखिए। गोरे लोग झांसी में घुसते ही कहर ढाने लगे, क्योंकि वे हिंसा ही उनका एकमात्र कर्म था, कार्य था। दहशत फैलाना, लोगों को मारना, गोले बारूद चलाना, यही वे कार्य कर रहे थे। वे बच्चे, बूढ़े और जवान किसी को भी ना बख्शते थे। जो भी सामने पड़ता उसे गोली से उड़ा देते या तलवार के वार से काट देते। इसके अतिरिक्त वे लूटपाट भी करने लगे। गोरे सिपाहियों के इस आतंक से सबके प्राण कांपने लगे। अतः जान बचाने के लिए जिसे जो उपाय सूझता वही करता। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। कोई इधर गली में भागा तो कोई उस घर के तहखाने में दुबका तो कोई खेतों में जाने लगा। सब अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के उपाय खोजते और तरह तरह से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। क्या करें बेचारे? अब देखिए, अगला प्रश्न है, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय करें। लक्ष्मीबाई ने ऐसा क्यों कहा? इस कथन से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभरता है, अपने शब्दों में लिखिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी? वे देख रही थी कि उनके कारण, उनकी बात मानने के कारण निर्दोष, बेसहारा मासूम अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। गोरे किसी भी तरह से उन पर कोई भी हमदर्दी या रियायत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मेरा मर जाना ही ठीक है, शायद फिर तो इन लोगों की जान बख्श दे। प्रस्तुत पंक्तियों को विद्वान लेखक विष्णु भट्ट गौड़ से बरसईकर ने लिखा है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि गोरे सिपाही लोग शहर में उपद्रव मचा रहे हैं, पूरी तरह से हिंसा पर उतर आए हैं और निरीह प्रजा बेमौत मारी जा रही है, उसका सर्वस्व बड़ी निर्ममता से लूटा जा रहा है, घरों में घुस घुस कर जेवर गहने सब कुछ छीने जा रहे हैं, कहीं कोई मान मर्यादा कुछ भी नहीं है, और दर्द और दुख से बेहाल और असहाय बनी है, तो उनके मन में करुण और दुख भर गया। उन्हें ऐसा लगा कि प्रजा की इस दारुण दशा का जिम्मेदार मैं ही हूं, और शोक की इसी अतिशयता में उन्होंने अत्यंत निराश होकर कहा कि लोग रात होते ही किले से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग बाहर चले जाएं और अपनी जान बचाएं। क्या करती बेचारी? मैं इस महल में गोला बारूद भरकर आग लगा दूंगी और उसी में जलकर भस्म हो जाऊंगी। उपर्युक्त कथन से रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की स्त्री सुलभ कोमलता, जो स्त्री दया, ममता, करुणा, कोमलता से भरी होती है ना, वही भाव यहां पर उत्पन्न होते हैं। करुणा, आर्द्रता आदि विशेषताएं प्रकट होती हैं। साथ ही साथ इससे उनके व्यक्तित्व का यह वीरता से भरा महत्वपूर्ण पक्ष भी ध्वनित होता है कि वे शत्रुओं के हाथ पड़ने की अपेक्षा स्वयं मरण को वरण करना अच्छा समझती थी, क्योंकि वे जानती थीं कि यदि वे शत्रुओं के हाथ में लगी तो उनका मान सम्मान संभवतः ना रहे। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि शत्रुओं के हाथ लगने से अच्छा है कि मैं स्वयं ही जलकर भस्म हो जाऊं। अगला है, यहां आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना है। वृद्ध सरदार के इस कथन का लक्ष्मीबाई पर क्या प्रभाव पड़ा? वृद्ध सरदार ने 2 बार रानी लक्ष्मीबाई को ये वचन कहे, 2 बार उन्हें सलाह दी और दोनों बार रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी सलाह मानी और उनको उसका लाभ ही हुआ, झांसी के लिए सही हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने देखा कि जब झांसी में अंग्रेजी द्वारा प्रजा का सर्वस्व
बड़ी निर्ममता से लूटा जा रहा था। तब बाई ने महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर आत्महत्या की बात कही। तो वृद्ध सरदार ने कहा कि आत्महत्या करके पाप संचय करना, संचय मतलब इकट्ठा करना, इससे अपेक्षा है स्वर्ग, युद्ध में स्वर्ग जीतना। इससे अच्छा तो है युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होना। रानी लक्ष्मीबाई के मन में व्याप्त निराशा और दुख की काली घटा छट गई और उनमें पुनः आशा, ओज एवं वीरत्व का प्रकाश भर गया, जिससे वे पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हुई। अगला है, मैं आध सेर चावल की हकदार, मेरी ऐसी रांड मुंड को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत ना थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई हूं तो उसके लिए ऐश्वर्य, सुख, मान, प्राण सबकी आशा छोड़ बैठी हूं। लक्ष्मीबाई के इस कथन की सप्रसंग व्याख्या करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रश्न में यही कहा है, बेटा अब देखो यहां पर शब्द आया है कि आध सेर चावल की हकदार, मेरे ऐसी रांड मुंड को, मतलब पति का देहावसान हो चुका है, सब कुछ जैसे खोया सा चला जा रहा है, मेरे लिए भला और क्या चाहिए, ऐसे में मैं क्या करूं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत सार्वगर्भित व्याख्या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में असंकलित आंखों देखा गदर पाठ से अवतरित है, जिसके मूल मराठी लेखक पंडित विष्णु भट्ट गौड़ से वरसईकर तथा हिंदी अनुवाद अमृतलाल नागर है। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सैन्य व्यूह को वीरतापूर्वक भेदती हुई झांसी के छोड़ चली तो लेखक भी वहां से अन्य लोगों के साथ निकल चले। अब उस समय क्या हुआ, रास्ते में कालपी से करीब 6 कोस पहले एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वहीं शोर में एक हल्ला सुन उनकी नींद टूट गई। पहले तो वे बहुत घबराए, पर पीछे यह जानकर निश्चित हुए कि ये फौजी दस्ते अंग्रेजी के नहीं अपितु लक्ष्मीबाई के हैं। बाद में दोनों की पहचान होती है और रानी लक्ष्मीबाई बड़ी निराश मन स्थिति में यह उद्गार प्रकट करती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरतापूर्वक कई दिनों से अंग्रेजों के साथ लड़ाई करती चली आ रही थी, पर दुर्भाग्यवश दिन पर दिन विजयश्री उनसे दूर होती जा रही थी। अतः उनके अंदर निराशा और अवसाद घर कर चुके थे। उसी मनः स्थिति में वे यह हृदय उद्गार व्यक्त करती हैं कि मुझे किसी भोग विलास की कोई इच्छा नहीं है। मुझे भला क्या चाहिए, ना मुझे धन की इच्छा, ना मुझे विजय, ना शौर्य, कुछ नहीं। मैं तो चाहती हूं कि मेरी झांसी विजयी हो, मेरे झांसी के मेरे अपने लोग सुखी रहें और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताएं। वरना मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ आध सेर चावल की हकदार थी और वह मुझे आसानी से मिल जाता। इसलिए मुझे अपने विधवा धर्म को परित्याग कर युद्ध कर्म में प्रवृत्त होने की कोई जरूरत नहीं थी। किंतु मैं निश्चिंतता का जीवन छोड़ प्रजा एवं धर्म की रक्षा के विचार से युद्ध में कूद पड़ी हूं, और अब जबकि मैं युद्ध छेड़ चुकी हूं तो मुझे अपने लिए सुख, ऐश्वर्य, मान या प्राण का कोई महत्व नहीं। मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं, मैं सब की आशा छोड़ चुकी हूं। रानी लक्ष्मीबाई के उपर्युक्त कथन में उनके हृदय की निराशा, प्रजा वत्सलता एवं धर्म परायणता, देखिए बेटा ये ऐसा वे क्यों कह रही थी, क्योंकि उनके हृदय की निराशा, प्रजा वत्सलता मतलब वात्सल्य क्या होता है, वात्सल्य का अर्थ होता है ममता। तो प्रजा वत्सलता कहने का तात्पर्य प्रजा के प्रति अपनी ममतामयी भावना एवं धर्म परायणता का भाव सहज रूप से अभिव्यक्त है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें अपने किए पर कुछ अफसोस था, बल्कि यह तो युद्ध के दौरान विपक्षी की बढ़ती शक्ति और अपनी पराजय स्थिति से उत्पन्न वीरांगना की सहज अकृत्रिम प्रतिक्रिया थी। अकृत्रिम प्रतिक्रिया मतलब जो संभवतः आर्टिफिशियल नहीं थी, बनावटी नहीं थी, सच्ची थी, बिल्कुल वास्तविक थी, जो अपने लिए ना जीकर प्रजा के लिए जी रही थी।
अगला है, आप विद्वान हैं अतः मेरे लिए पानी ना खींचें। लक्ष्मीबाई के इस कथन से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभरता है? जब युद्ध करते करते पूरी तरह थक चुकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्यास से परेशान देख पंडित विष्णु भट्ट वरसईकर ने मटके से पानी निकालकर उन्हें पिलाना चाहा, तभी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आप विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे लिए पानी ना खींचें, मैं खुद पी लेती हूं। लक्ष्मीबाई के इस कथन से यह पता चलता है कि उनके दिल में गुणियों विद्वानों के लिए बड़ा आदर और मान सम्मान का भाव था। वे गुणी जनों से काम कराना अधर्म समझती थी। कहने का तात्पर्य कि जब तक हम सक्षम हैं अपना कार्य खुद करें। जो अपना कार्य, छोटे छोटे कार्यों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना, कि एक गिलास पानी दे देना, तो ये कर देना, वो करना, ये एक सच्चे गुणी मनुष्य की पहचान नहीं है। अपना कार्य स्वयं करना है, अपना कर्म निभाते जाना है, यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यही दिखाया है। अगला है, कालपी की लड़ाई का वर्णन लेखक ने किस तरह किया है? कालपी के युद्ध के तीसरे दिन सिपाहियों ने क्या किया? आंखों देखा गदर पाठ के अंतर्गत लेखक ने कालपी की जो लड़ाई हुई है उसका वर्णन इस तरह किया है। क्या किया है उन्होंने? कि बड़ा ही यथार्थपरक वर्णन, यथार्थपरक मतलब वास्तविकता से भरा हुआ। कालपी में लगातार 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौज पहले ही बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में भी अंग्रेजी की फतह हो चुकी थी, अंग्रेजी, ठीक है, जिससे गदर वाले निराश हो चुके थे। बहुत से पुराने अनुभवी सैनिक डर से पलटने छोड़कर भाग गए। उनके स्थान पर नए लोग भर्ती किए गए। इन नए लोगों में सिपाहियों के साथ चोर, लुच्चे, लुटेरे भी शामिल थे, जिनका लक्ष्य लड़ाई ना होकर लूटपाट करना था। कालपी में युद्ध के तीसरे दिन जब सिपाहियों को लगा कि अंग्रेजी फौजों से पार पाना मुश्किल है और जीत उन्हीं की होगी, तो उनमें से सैकड़ों लोग युद्ध का मैदान छोड़कर शहर में घुसकर दंगा, लूट और स्त्रियों की दुर्दशा करने लगे। इतने में जब अंग्रेजों की फौज आ गई तो वे भी सिपाही वहां से भाग गए। लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई, उनकी वीरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लक्ष्मीबाई की मृत्यु युद्ध करते करते हुई। उस वीरांगना को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यह हमने पहले भी पढ़ा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अद्भुत और अप्रतिम वीरांगना थी। अप्रतिम मतलब जिनकी तरह कोई भी साधारण रूप से तो हो ही नहीं सकता, जो किसी साधारण स्त्री की भांति नहीं थी, अद्भुत थी। ऐसी अद्भुत और अप्रतिम वीरांगना थी, यदि उन्हें युद्ध में, यदि उन्हें शक्ति एवं साहस का देवी दुर्गा का अवतार कहा जाए तो कदाचित अनुचित ना होगा। झांसी पर संकट का बादल मंडराया देख साहस की पुतली सी स्वाभिमानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की बजाय उनसे लोहा लेने के उपाय में लग गई। लोहा लेना मतलब सामना करना बड़ी वीरता के साथ। वे बड़ी कठिन परिश्रम करती, रात रात भर जागकर रणनीति बनाती और युद्ध के समय स्वयं दौड़ दौड़ कर सैनिकों का मनोबल और उत्साहवर्धन करती थी। फिर भी जब काल चक्र विपरीत रहा और झांसी के दुर्ग में अंग्रेज प्रवेश कर गए तो उन्होंने ना तो हिम्मत हारी और ना ही आत्मसमर्पण किया, बल्कि एक वीर क्षत्राणी की भांति अपने बहादुर जवानों को साथ लिए शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करती हुई रणनीति के तहत कालपी पहुंची। फिर जब मुरार पर अंग्रेजों का हमला हुआ तो तात्या टोपे और राव साहब की साथ लक्ष्मीबाई ने वहां भीषण युद्ध किया। मुरार के भीषण संग्राम में उन्हें गोली लगी, फिर भी वीरता की प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई आगे बढ़ बढ़कर दुश्मनों का सफाया करती रही। इसी बीच उनकी जांघ पर तलवार का करारा प्रहार हुआ और वे घोड़े से गिरने लगे। यह देख तात्या टोपे ने उन्हें संभाला और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई में कभी भी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई और युद्ध क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त हुई। वस्तुतः उनकी वीरता अनुपम थी, जिसकी तुलना संभवतः किसी से भी नहीं की जा सकती, जो सदैव वीरों को प्रेरित और अनुप्रमाणित करती रहेंगी। रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा, वीर गाथा यूं ही नहीं सुनते आ रहे हैं हम इतिहासों में और वीर गाथाओं में। अगला है निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला है, परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। प्रस्तुत सारगर्भित पंक्ति पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के आंखों देखा गदर पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक पंडित विष्णु गौडसे वरसईकर हैं। इसमें 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। संभवतः इससे पहले हमें इतनी बारीकी से इस युद्ध के बारे में पता नहीं था। झांसी पर अंग्रेजी फौज हमला बोल चुकी है। झांसी की मदद को तात्या टोपे भी पहुंच हुए। अंग्रेज और झांसी के बीच भीषण संग्राम छिड़ा है, पर धीरे धीरे झांसी की फौज पस्त होने लगती है और अंग्रेजों का हौसला बढ़ता जा रहा है। यह पंक्ति उसी संदर्भ में कथित है। ऐसे तो अंग्रेजों की विजय देख झांसी में हाहाकार मचा हुआ है, पर यह सच्चे शूरवीरों की धरती है जो अपनी आन की रक्षा में जान देना जानते हैं। सच्चे वीर कभी निराश नहीं होते और यदि कभी निराशा पास भटकती है तब भी उसी में विलक्षण शक्ति स्फोट कराते हैं। झांसी के सिपाहियों का यह जानकर कि निर्मम और निर्दय अंग्रेज ही जीतेंगे और झांसी उन्हीं के हाथ लगेगी, साहस और शौर्य कुंठित होने की बजाय उनका और बढ़ जाता है और वे उत्साह और मनोबल के साथ युद्ध में जुट जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में निराशा की विलक्षण शक्ति का संकेत दिया है कि वही मैंने अभी बताया था ना बेटा कि घायल सिंगनी और भी खतरनाक हो जाती है। यदि निराशा के पल आसपास मंडरा रहे हों और हम अपनी शक्ति हार जाएं तो निराशा हम पर हावी हो जाती है, मुश्किलें हमको दबोच लेती हैं। इसलिए मुश्किल या विपत्ति आने पर और साहस के साथ काम लेना एक वीरता की पहचान है। रानी लक्ष्मीबाई ने यही बताया है। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों के प्राण की जो दशा होती है वही इस समय लोगों की थी, क्योंकि गोरे अंग्रेज झांसी पर टूट पड़े थे। प्रस्तुत सारगर्भित पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से ली गई है। इसके लेखक मराठी के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित विष्णु भट्ट गौडसे वरसईकर हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने गदर के दौरान झांसी में अंग्रेजी फौजों के अत्याचार, उत्पात और उससे प्रभावित भयातुर नागरिकों की असहाय अवस्था का बड़ा मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। अंग्रेजी फौज झांसी शहर में घुस चुकी थी और जनता पर बेइंतहा जुल्म ढा रही थी। बच्चा या बूढ़ा जिसे भी सामने पाती मौत के घाट उतार देती। इतना ही नहीं, इन वहशियों ने शहर के एक भाग में आग भी लगा दी, जिससे सर्वत्र हाहाकार मच गया, चीत्कार मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ भेड़िए टूट गए हों। जंगली उस समय निरीह नागरिकों को प्राण बचाने का कोई उपाय न सूझता। इसी भीषण और करुण दृश्य का वर्णन करते हुए भेड़ों पर भेड़ियों के आक्रमण का उदाहरण दिया गया है। भेड़ें अत्यंत निरीह और दुर्बल जीव होती हैं। भेड़िए के सामने उनका कोई वश नहीं चलता। जब भेड़िए आक्रमण करते हैं तो भेड़ों की दशा अत्यंत करुण हो जाती है। उनके प्राण नशों में समा जाते हैं, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। यही स्थिति झांसी की थी, अपनी जान भी नहीं बचा सकती। यही हाल उस गोरे सिपाहियों के आतंक और जुल्म के सामने झांसी के निरीह एवं निहत्थी जनता की स्थिति थी। इस पंक्ति के क्रूर सिपाहियों के लिए भेड़िए और निरीह जनता के लिए भेड़ों की उपमा देना सटीक बैठती है। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। प्रस्तुत सारगर्भित व्याख्या
पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर से ली गई हैं और इसके लेखक हैं विष्णु भट्ट गौडसे। इन पंक्तियों में लेखक ने यही बताया है कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की विजय और अपनी पराजय के साथ प्रजाजनों की असहाय अवस्था को देखती हैं तो अत्यंत दुखी हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, निराश और हताश हो जाती हैं। वे कहती हैं कि प्रजा लोग रात में ही भागकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और मैं इस महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर जल मरूंगी। उनके इसी कथन पर उनके वृद्ध सरदार का यह सार गर्वित कथन उल्लेखित है कि ये सब नहीं करना है आपको। झांसी का वृद्ध सरदार रानी लक्ष्मीबाई को प्रबोध देता हुआ कहता है कि आप जैसी वीर नारी को ऐसा करना कदापि उचित नहीं। वीर कभी पलायनवादी नहीं होते। पलायनवादी मतलब भागना, पीठ दिखाना। वे तो हंसकर संकटों का सामना करते हैं। वास्तव में आत्महत्या की बात करना कायस्व या वीरों का धर्म नहीं। विपत्ति आने पर धैर्य से काम लिया जाना चाहिए। गंभीरता पूर्वक सोचकर आगे के लिए बचाव का रास्ता निकालना चाहिए। इस प्रकार यह वृद्ध सरदार शांत, क्लांत तथा निरांत, हताश एवं पीड़ित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को समुचित सही सलाह देता है। रानी पर इसका तदनुकूल प्रभाव भी पड़ता है और वे पुनः अपने पुण्य कर्म में सन्नद्ध होती हैं। विपत्ति में धैर्य धारण करने की सीख तथा आत्महत्या जैसे कृत्य की निंदा की बात सर्वथा उचित है। पाठ के आसपास देखते हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई पर कुछ कविताएं लिखी हैं। उनकी एक कविता झांसी की रानी की समाधि पर यहां दी जा रही है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, उसके फूल यहां संचित हैं, यह स्मृति शालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी सिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से। जब रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, बड़े उससे हुई। वो किसी अंग्रेजों सेना के पीठ दबाकर नहीं भागी, वो ना ही उन्होंने सिर झुकाया, ना ही घुटने टेके। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहां निहित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। क्योंकि ये उसी वीरांगना की समाधि है जिसने लड़ते लड़ते अपनी प्रजा के लिए प्रजा वत्सलता दिखाते हुए अपने आप को उनके हवाले कर दिया और पूरी तरह से झांसी के लिए कुर्बान हो गई। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में शूद्र जंतु भी गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य कविता झांसी की रानी उपलब्ध करें और कक्षा में उनके स्वर का पाठन करें। हम सब जानते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ी है ना हमने। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहां पर उन्होंने यही बताया कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई मन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों को मानचित्र पर दिखाएं एवं इस क्रांति के कारणों पर निबंध लिखें। देखिए
अब हम देख सकते हैं यहां आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, मानचित्र दिखाई दे रहा है, आपने इतिहास में भी जरूर पढ़ा होगा। इस चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं कि सन 1857 का युद्ध हुआ वो कौन कौन से स्थानों पर हुआ। ठीक है, तो सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहां हुआ बेटा? देखिए यहां पर हम देखिए, ये दिख रहा है आपको झांसी, झांसी दिखाई दे रहा है आपको, ये झांसी है। उसके बाद लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ, आजमगढ़, आरा, बनारस, बैरकपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद, बंबई, मद्रास, हर जगह ये वो स्थान है, ये है झांसी। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ, बनारस, आजमगढ़, आरा, बैरकपुर, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, बंबई, ऐसे अंग्रेजों ने कहां से आक्रमण किए। और ये जो सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये विजय गाथा के नाम से भी जाना जाता है। कहने का तात्पर्य कि ऐसा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जहां हर एक भारतवासी ने, कोई जात पात नहीं थी उस समय, देखा ना हमने कैसे जो विलायती थे मुसलमान, उन्होंने झांसी की रानी का साथ दिया और अंग्रेजों को नाकों चने चबाए। तो ये वो स्थान है जहां पर सन 1857 का युद्ध हुआ था। यह पाठ आंखों देखा गदर है। इसी तरह आप अपने विद्यालय में हुए क्रिकेट या फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल अपने शब्दों में लिखें। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक दिन जो भी स्कूल कोई भी नाम दे दिया है, NAS स्कूल की फुटबॉल टीम के कैप्टन ने एक मैत्री मैच खेलने की चुनौती थी। हमारे स्कूल को फुटबॉल टीम के कप्तान को ये मौका मिला और हमारे स्कूल ने ये फिर क्या किया, अधिकांश लड़के मैदान के उत्तर की उगिर थे। शहर के बहुत से लोग, लड़कों के अभिभावक भी मैच देखने आए। दोनों स्कूल के अध्यापक और आमंत्रित दर्शक बैठे गए। मैच प्रारंभ होने से पूर्व लड़कों में बड़ा उत्साह देखा गया। हर आदमी मैच के विषय में बातें कर रहा था। दोनों टीमें शहर की मशहूर टीमें थी। सबको अपने अपने पर भरोसा था और सब यही चाहते थे दोनों टीमें कि हम जीतेंगे। विरोधी टीम के समर्थक कम आशावाद नहीं थे। हमारी टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ियों का बड़ा नाम था। दर्शकों में उनकी विशेष चर्चा हो रही थी। शाम के 4:45 बजे दोनों टीमों ने मैदान में प्रवेश किया। वे अपनी अपनी रंगीन वर्दियों में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बड़े चुस्त दिखाई दे रहे थे। ठीक 5 बजे रेफरी ने जोर से सीटी बजाई। इसी के साथ मैच प्रारंभ हो गया। हमारे कैप्टन ने बॉल पर बड़े शानदार स्टाइल से किक लगाई, ये कह सकते हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुनिए। दूरबीन से बेचूक निशाना साधकर तोप में पलीता लगाया गया और तीसरे धमाके में अंग्रेजों के उत्तम गोलंदाज ठंडा कर दिए। बेचूक, तीसरे, उत्तम, ठंडा, ये है विशेषण। ये लाल भड़के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरह इधर उधर आसमान में उड़ते विचित्र लगते थे। लाल भड़के, बड़े, विचित्र, ये विशेषण है। उस दिन महलों पर ही अंग्रेजी तोपों की शनि दृष्टि थी। अंग्रेजी और शनि। बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए। बहुत पुराने तजुर्बेकार पलटनी अपने। राव साहब ने कहा कि शत्रु का कहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बड़े। इस तरह बड़ी राजी खुशी से श्रीमंत राव साहब ने वहां 18 दिन बिताए। बड़ी शहर का प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था। अच्छा, कारीगर भी बड़े ही चतुर और काम में निपुण थे। तो यहां पर आप देख ही सकते हैं चतुर और निपुण है विशेषण। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हलचल, हौलदिली, नाकाबंदी, जर्जर, बुर्ज, भाग्य, दूरबीन, मंजिल, भिक्षुक, किला। हलचल स्त्रीलिंग है। पुलिस के आते ही चारों ओर हलचल मच गई, तो हलचल है स्त्रीलिंग। हौलदिली स्त्रीलिंग। बम की मौजूदगी की अफवाह से रेल यात्रियों में हौलदिली फैल गई। नाकाबंदी स्त्रीलिंग। विद्रोहियों ने गांव की नाकाबंदी कर रखी है। जर्जर पुल्लिंग। बरसात से सड़क जर्जर हो गए। बुर्ज पुल्लिंग। संध्या समय लोग किले के बुर्ज पर चढ़ गए। भाग्य, सभी का अपना अपना भाग्य होता है, पुल्लिंग है। दूरबीन, यह दूरबीन पुरानी है, स्त्रीलिंग होता है बेटा। मंजिल
पुल्लिंग। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। भिक्षुक, भिक्षुक को देख किसे दया नहीं आती। किला, झांसी का किला बड़ा मजबूत था। धूल, अपने चारों ओर धूल पावन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित शब्दों की प्रकृति बताएं। चैत, ग्रीष्म, नागरिक, पलटन, वाव्य, बहादुर, शहर, बम्बो, तंबू, नाकाबंदी, परकोटा, फौज, दालान, किला, खबर, गली, तहखाना, प्राण, ब्रह्मवर्त। चैत है तद्भव, ग्रीष्म है तत्सम, नागरिक है तत्सम, पलटन है विदेशज, वाच्य है तत्सम, बहादुर विदेशज। शब्द बताना है हमें कि गहर विदेशज, बम्बो अनुकरणात्मक, तंबू देशज, नाकाबंदी संकर, हिंदी बंदी फारसी, परकोटा तद्भव, फौज विदेशज, दालान विदेशज, किला विदेशज, खबर विदेशज, गली तद्भव, तहखाना विदेशज। प्राण तत्सम, ब्रह्मवर तत्सम। उत्पत्ति की दृष्टि शब्द मुक्तः 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया और हमारे प्राण भीतर ही भीतर घुटने लगे। यहां पेट में पानी होना और प्राण घुटना का क्या अर्थ है? इन मुहावरों के प्रयोग से बिना इस वाक्य को इस तरह लिखें कि अर्थ परिवर्तित ना हो। पेट में पानी, स्तब्ध रह जाना, पेट में पानी, प्राण घुटना, भयांक्रांत हो जाना। वाक्य सारी हकीकत सुनकर सबके सब स्तब्ध रह गए और भयाक्रांत हो गए। सर कर लिया मुहावरा का क्या अर्थ है? पाठ से अलग वाक्य में प्रयोग करें। सर कर लिया मुहावरे का अर्थ है जीत लिया। वाक्यगत प्रयोग, सन 1962 में आक्रमण में चीन ने भारतीय भूभाग को सर कर लिया। सींग समाना का क्या अर्थ है? वाक्य में प्रयोग करें। कई बार पाठ में आया है सींग समाना। सींग समाना का अर्थ है गुंजाइश होना। दंगे के दौरान जहां सींग समाए भाग जाना चाहिए। तो मेरे बच्चों, तो आशा करती हूं बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुन लिया, समझ लिया और सबको समझ में आ गया है। इसी तरह से आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।